हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल स्टडी आईएएस पर। और यहाँ पर मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ लेक्चर नंबर 11 आपकी सीरीज का, जिसका नाम है मैराथन कोर्स ऑन गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर योर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स का यूपीएससी सीएसई एग्जामिनेशन के लिए। और ये लेसन जो है एज यूजुअल प्रस्तुत करूंगा मैं, राहुल। नाम तो आपने सुना ही होगा। तो शुरू करते हैं आज का ये लेसन, शुरू करते हैं आज की मजदूरी। तो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा दैट अनअकैडमी प्लस पर बेसिकली अनअकैडमी समिट 2020 ऑर्गेनाइज होने जा रही है आपकी 26 जून से। 26, 27 और 28 जून 2020 को ये जो समिट है ये ऑर्गेनाइज होने जा रही है अनअकैडमी और द हिंदू ग्रुप के कोलैबोरेशन के साथ। तो ये अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आपको देखने को मिलेगी ये समिट। ये समिट जो है ये एक ट्रांसफॉर्मेशन लाएगी आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन में, क्योंकि यहाँ पर 3 इंसाइटफुल डेज हैं, 56 यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, टॉक्स हैं, पैनल डिस्कशन है, एक वर्कशॉप की तरह यहाँ पर चीजें जो हैं वो इस अनअकैडमी समिट 2020 में आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर 50+ स्पीकर्स 3 दिन यहाँ पर होंगे जो इंसाइटफुल डेज होंगे, और एक मिशन होगा, वो मिशन होगा टू ट्रांसफॉर्म योर यूपीएससी सीएसई लर्निंग जर्नी। तो यहाँ पर अलग अलग फील्ड के लोग आपको देखने को मिल रहे हैं। इंट्रोडक्शन देने की कोई जरूरत है नहीं, आपको पता है इन सभी लोगों के बारे में, चाहे वो आपकी पॉलिटिक्स हो या फिर आपका एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर आपकी यहाँ पर लीडरशिप की क्वालिटी हो, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी हो, या फिर आपकी बॉलीवुड में जो डेडिकेशन वहां पर भी होता है, तो राजकुमार राव जी और बाकी सारे लोग आप जानते हैं सभी को, इंक्लूडिंग अवर ऑनरेबल फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, सो आई होप यू आर गेटिंग। सो लाइव क्लासेस होंगी, एक तरीके का आपको मोटिवेट, बूस्ट और आपकी जर्नी को एक्चुअल में ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। यू कैन रजिस्टर ओवर देयर। ओके, इसके अलावा ये जो लिस्ट है, ये अभी जितने लोग मैंने बताए वो लिस्ट पूरी नहीं थी, लिस्ट यहाँ पर पूरी और भी लोग हैं। ठीक है, यूपीएससी के एक्स चेयरमैन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, वो सारे ब्यूरोक्रेट जो कहीं ना कहीं अच्छे कामों की वजह से आपको न्यूज में देखने को मिलते हैं, चाहे वो मिरेकल मैन हो, आर्मस्ट्रॉन्ग पेम, या फिर आपके 2015 में जिन्होंने ऑपरेशन सुलेमानी चलाया था, हंगर फ्री डिस्ट्रिक्ट, तो ये यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं प्रशांत नायर जी। इसके अलावा रूपा डीएम, ओके, सो सी इज एन आईपीएस ऑफिसर, ठीक है, और अभी ये आईजी के पद पर हैं, और इनके भी काफी चर्चे आपने सुने होंगे, चाहे वो शशिकला वाला जो केस हुआ था, उस केस में जब वीवीआईपी सुविधाएं जेल में मिल रही थी, उन चीजों की बात हो, या और भी चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने एक बार अरेस्ट करने ये पहुंच गई थी हमारी एमपी की जो एक्स चीफ मिनिस्टर हैं उमा भारती जी, उनको। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारे बड़े बड़े कारनामे। सिमिलरली ये जो आईपीएस ऑफिसर हैं, ये जो मैम हैं, तो इनके बारे में आपको अगर नहीं पता है, यू कैन सर्च, यू कैन यूज दीज एग्जाम्पल्स इन योर जीएस4। तो जीएस4 के जितने एग्जाम्पल है ना, वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, और आपको साथ ही साथ चीजें देखने को मिलेंगी। तो इनको लेडी यमराज नाम से जाना जाता था जब ये असम में थी। ठीक है, तो वहां पर इन्होंने बहुत सारा जो जितने भी जो वहां पे जो जो अभी आप देखते हैं बोडो पीस अकॉर्ड और ये सब, तो ये उनके बिल्कुल मतलब धज्जियां उड़ा रखी थी। तो आप ये तो एक इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन भी नहीं कहेंगे इसे, जो भी मैं बोल रहा हूँ ये बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये क्लासेस ये ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपनी जर्नी को, और आप इन लोगों से इंस्पिरेशन ले सकते हैं। शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें यू कैन एनरोल एंड यू कैन जस्ट वॉच दीज वीडियोस, फ्री में अवेलेबल है, पूरा जो समिट है वो फ्री में अवेलेबल है, यू कैन एनरोल इन दिस। ओके, नाउ यहाँ पर एक और चीज आपको बताना चाहूंगा दैट मेगा बैच जो है वो 22 जून से शुरू होने जा रहे हैं आपके यूपीएससी सीएसई 2021 के लिए। सो यू कैन बेसिकली रेफर टू दीज, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो कोर्सेज हैं ये आपको हिंदी बैच, इंग्लिश बैच, बाइलिंगुअल बैच, सारे बैच आपको देखने को मिल रहे हैं। आपको करना क्या है, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है। लेट्स से आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं, देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज अवर कोड स्टडी आईएएस। तो आप ये जब कोड अप्लाई करोगे स्टडी आईएएस,
तो ये जो अमाउंट है 2 साल की वो 64,000 है, और जैसे ही आप इसे अप्लाई करोगे ये अमाउंट रिड्यूस होकर हो जाएगी 57,600, और दिस विल प्रोवाइड यू एन एज और सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट यू कैन से। तो यहाँ पे आपको ये अमाउंट रिडक्शन देखने को मिलेगा। सो यू कैन use this code, you can use this code study IAS। सिमिलरली अगर 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हो, ठीक है, तो देन ऑल्सो द फी इज 44,000, लेकिन अगर आप यूज कर दोगे स्टडी IAS का कोड तो दिस फी जो है ये रिड्यूस हो जाएगी 39,600 पर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। और 6 मंथ, 3 मंथ्स, 1 मंथ, हर जगह आपको इस तरीके से आप कोड अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पर जो हैं वो ऑर्गेनाइज हो रहे हैं अनअकैडमी के द्वारा, जो बिल्कुल फ्रीली आप इनमें एनरोल करके अपनी ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट में अपनी प्रिपरेशन लेवल देख सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट अनअकैडमी यूपीएससी सीएससी चैंपियनशिप। अब बात करते हैं हमारे कोर्स की, ये मेरे बारे में कुछ छोटी मोटी डिटेल। अब बात करते हैं आज की टॉपिक की। तो आज हम कवर करेंगे कुछ मिनिस्ट्रीज को। तो हमने पिछले 10 लेक्चर्स में इस सीरीज को कंटिन्यू किया है, जहां पर अलग अलग हमने टॉपिक्स पढ़े हैं। आज पढ़ते हैं हमारी मिनिस्ट्री ऑफ बाकी जो बची हुई हैं, ठीक है। तो सबसे पहली जो मिनिस्ट्री आज की है वो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। तो MOSJE। ओके, तो इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है इसका शॉर्ट फॉर्म, तो आप सीधा सीधा सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री याद रख सकते हैं। ओके, सो दिस इज द मिनिस्ट्री। तो इसकी बात करते हैं कौन कौन सी स्कीम है। सबसे पहले वी हैव स्वच्छता उद्यमी योजना, ठीक है। सो इसके बेसिकली 2 ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक। ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, तो थोड़ा ध्यान रखना कि स्वच्छता उद्यमी योजना के क्या ऑब्जेक्टिव हैं। एक तो क्लीनलीनेस एंड प्रोवाइडिंग लाइवलीहुड टू सफाई कर्मचारी, और टू एंड लिबरेट मैनुअल स्कैवेंजिंग, ठीक है। तो मैनुअल स्कैवेंजिंग और उनकी जो क्लीनलीनेस और प्रोवाइडिंग लाइवलीहुड टू सफाई कर्मचारी, ठीक है। सो these are the 2 ऑब्जेक्टिव, ठीक है। एक तो बेटरमेंट लाइफ की, जो लोग उसमें हैं सफाई कर्मचारी, जो मैनुअल स्कैवेंजर्स व्हाटएवर, तो उनको उनकी लाइवलीहुड देना, उनको लिबरेट करना उन चीजों से, साथ ही साथ क्लीनलीनेस, ठीक है, क्योंकि स्वच्छता तो है ही यहाँ पर, ठीक है। इसमें क्या है, नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये जो बॉडी है, ये इस स्कीम की, ये स्वच्छता उद्यमी योजना की आपको इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी हमेशा मैं कहता हूँ याद रखा करो, तो यहाँ पर भी यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। तो आप थोड़ा याद रखिएगा, नेशनल सफाई कर्मचारी, क्योंकि सफाई कर्मचारी इसके लिए ही तो है, ऑब्जेक्टिव में हमने पढ़ा था। तो उसी तरीके से याद रख सकते हो कि स्वच्छता उद्यमी योजना, यहाँ पर एक बॉडी है नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। और ये एक्सटेंड करेगी फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, और ये आपको स्वच्छता उद्यमी योजना याद रखनी है। देन वी हैव सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम है फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन हम देख रहे हैं 2 स्कीम्स, पिछले वाले में भी मैनुअल स्कैवेंजर्स को लिबरेट करने की बात हो रही थी, ठीक है। यहाँ पर भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, जैसे पिछले में हमने देखा था, तो उसी को एक तरीके से उसी चीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की यहाँ पर बात हो रही है। तो पहली बात तो ये कि ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक। और यहाँ पे एक टाइम का कैश असिस्टेंस दिया जाएगा, और मेन एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम है। तो यहाँ पे कैसे हेल्प की जाएगी, तो लोन फॉर द प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑन द कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्रेडिट लिंक्ड बैक्ड, और ये स्किल डेवलपमेंट। तो ये 3 कंपोनेंट हैं, ये इसके एलिमेंट्स हैं, ठीक है। यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम जो है, तो कैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वगैरह जनरेट की जाएगी। अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में ऐसा तो है नहीं कि यूपीएससी की वो आ जाएंगी कि हाँ इतनी सीट्स आई हैं, बिकॉज फिर तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं ना। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तो ये होता है मैं खुद कुछ शुरू करूं। तो खुद कुछ शुरू करना है तो सरकार कैसे सपोर्ट करेगी, तो सरकार लोन दे के सपोर्ट करेगी, समझ रहे हो। लॉजिक समझने की कोशिश करो कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में क्या फीचर्स हैं। तो फीचर्स भाई क्या होंगे, वो तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है ना, कुछ भी कोई भी करे, है ना। तो सरकार कैसे सपोर्ट कर सकती है, सरकार कोई रिक्रूटमेंट थोड़ी ना करेगी, सरकार कोई यूपीएससी एग्जाम थोड़ी ना कंडक्ट करवाएगी किसी को बोल के, है ना। सरकार एसएससी थोड़ी ना करवाएगी, सरकार कैसे देगी, लोन दे देगी सरकार।
स्किल दे देगी, सरकार क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडीज वगैरह दे देगी। तो लोन, सब्सिडीज, स्किल, ये 2-4 चीजें सरकार दे सकती है तो उनको देगी। ठीक है, सिंपल है, समझ में आ गया। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम में यही होना है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे लॉजिक बना के याद रखो चीजों को, वरना भूल जाओगे, वरना नहीं याद रहेंगी, इतनी सारी स्कीम्स हम कवर कर चुके हैं। ओके, नाउ वी हैव विज्ञान ज्योति। विज्ञान ज्योति जो है, सॉरी, ये विज्ञान ज्योति कहाँ से आ गई, ये विज्ञान ज्योति का नहीं, ये भूल जाओ, हटाओ इसको, ये लास्ट लास्ट लेक्चर का थोड़ा सा रिपीटिशन हो गया। ठीक है, वैसे बता दो, चलो इसी बहाने आ ही गई है तो बता दो, विज्ञान ज्योति कौन सी मिनिस्ट्री की स्कीम थी, कमेंट सेक्शन में बताओगे ये। ठीक है, पिछले लेसन में हमने देखा था, तो अगर आपने नहीं देखा है, यू कैन वॉच द प्रीवियस लेसन टू अंडरस्टैंड विज्ञान ज्योति, और अगर देख लिया है तो नीचे कमेंट में बताओगे। ओके, देन वी हैव सुगम्य भारत अभियान, जिसको एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन भी कहा जाता है, और थोड़ा और भी कहना हो तो प्राइम मिनिस्टर्स एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन भी इसे कहा जाता है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आ रही है, अभी हम पढ़ रहे हैं वही मिनिस्ट्री है, पहले बता दी थी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो उसी मिनिस्ट्री के अंडर आ रही है प्राइम मिनिस्टर एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, या फिर हिंदी में बोला जाए तो दूसरा नाम इसका है सुगम्य भारत अभियान। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव इसके देखो, नंबर बहुत सारे हैं, तो नंबर याद नहीं करना है। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है कि क्या इसके बेसिक हैं पिलर। ठीक है, तो पहला है कि जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती हैं नेशनल कैपिटल टेरिटरीज की और स्टेट कैपिटल जो है, उनकी जो गवर्नमेंट बिल्डिंग है, उनको 50% ऑफ ऑल द गवर्नमेंट बिल्डिंग को एक्सेसिबल करवाना है। इसका नाम ही है ना, प्राइम मिनिस्टर्स एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन। तो एक्सेसिबल कराना है, एक्सेसिबल का मतलब है, जैसे मान लो एक गवर्नमेंट बिल्डिंग है, लेकिन गवर्नमेंट बिल्डिंग में किसी मतलब एक होता है ना, आपने आपने अगर ऑब्जर्व किया हो, हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं, तो सीढ़ियां भी होती हैं, ऐसे सीढ़ियां भी होती हैं ऊपर जाने के लिए, और एक वो भी होता है, मतलब वो सीढ़ी नहीं होती नॉर्मल, ऐसे मतलब ऐसा स्लोपी एक वो होता है जगह। ठीक है, उसमें क्या होता है, सिंपली जो व्हील चेयर वगैरह है उससे कोई ऊपर जा सकता है, तो स्लोपी स्लोपी वाली सीढ़ी एक होती है, कि ऐसे सीढ़ी होगी, स्टेयर्स है ना, ऐसे कुछ है, ऊपर ऊपर जा रहा है। एक है कि ये ऐसा थोड़ा सा है, ठीक है, मतलब प्लेन, समझ रहे हो, इमेजिन, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, जैसे रोड होती है, जैसे मान लो कोई कहीं ऊंचाई पर जाना है तो रोड है, तो रोड की तरह वो चीजें प्लेन बिल्कुल ऐसे स्लोप के साथ बना हुआ है, समझ रहे हो, मतलब ऐसे अगर ये अगर हॉरिजॉन्टल है तो इस तरीके का ऊपर जाने का। ठीक है, और ये इसमें पूरे में व्हील चेयर वगैरह और जो भी मतलब चीजें हैं, ठीक है, तो वो जा सकती हैं, क्यों, ताकि मरीजों को दिक्कत ना हो। अब यहाँ ये स्कीम जो है, ये डिसेबल्ड लोगों के लिए है, जो पब्लिक जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज होते हैं। ठीक है, तो उनके लिए यहाँ पर, क्योंकि अगर कोई डिसेबल्ड है तो वो कैसे, उसके लिए एक्सेसिबिलिटी लानी है गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में। दूसरा है कि कंप्लीटिंग एक्सेसिबिलिटी ऑडिट ऑफ 50% ऑफ द गवर्नमेंट बिल्डिंग एंड मेकिंग देम फुली एक्सेसिबल इन 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज। यहाँ पर ये क्या है, एनसीटी के लिए, नेशनल कैपिटल टेरिटरीज के लिए है ये, और जो बची हुई 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी टाउन के लिए है, लेकिन ऑब्जेक्टिव वही है, गवर्नमेंट बिल्डिंग। तो ये दोनों वही है, ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है। ठीक है, तो ऊंची है बिल्डिंग और लिफ्ट है नहीं, तो जो पर्सन विद डिसेबिलिटी या जो लोग नहीं पहुंच सकते वो ऊपर कैसे चलेंगे, है ना। सो दैट्स व्हाई दिस इज देयर, ऐसे समझने की कोशिश करो कि बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा ensuring that 50% of the railway station in the country are converted into fully accessible। अब ये चीज समझने की कोशिश करो, आप कहोगे यार ये रेलवे ये कहाँ से आ गया, समझने की कोशिश करोगे, रेलवे का जो एंट्री जब आप करते हो तो अनाउंसमेंट होता है, या बाकी आपने देखा होगा कि वहां पे जो मतलब उससे उतरते टाइम चढ़ते टाइम बहुत ही सावधानी रखी जाती है, लेकिन मान लो कोई व्हील चेयर से या कोई मतलब हैंडीकैप्ड है या ऐसे कोई दिक्कत में है, सो दे कैन नॉट, इवन से दे कैन नॉट बोर्ड दैट ट्रेन, दिक्कत होगी। ठीक है, तो वो जो सारी चीजें हैं, ठीक है, तो उन चीजों पर फोकस करते हुए एक्सेसिबिलिटी जो है ना, कीवर्ड एक्सेसिबल, तो पहला था कि बिल्डिंग में एक्सेसिबिलिटी, और दूसरा है यहाँ पर कि स्टेशन में, ट्रेन में एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, एक सिंपल सा लॉजिक समझने की कोशिश करो कि अगर कोई व्हील चेयर एक छोटी सी चीज है लेकिन काफी बड़ी लाइफ में चेंज ला सकती है, किसी ब्यूरोक्रेट ने इस चीज पर ध्यान भी दिया था, पॉलिसी फॉर्मुलेटर्स ने इस चीज पर ध्यान दिया था, जैसे बसेस हैं,
बसेस को इमेजिन करो कि बस की अगर नॉर्मल बस अगर इमेजिन करो तो उसमें क्या होता है, बस है, अगर उस पे चढ़ो कभी तो देखोगे बीच में गैप होता है, ठीक है? और उस गैप के बाद सीढ़ी शुरू होती है, मतलब जो मतलब जो उसमें चढ़ने के लिए जो स्टेयर्स हैं वो शुरू होते हैं, ठीक है? लेकिन ट्रेन में ऐसा नहीं, ट्रेन में बाय एंड लार्ज ठीक है थोड़ा गैप वगैरह रहेगा बट स्टिल यू कैन बोर्ड द ट्रेन। लेकिन बस में नहीं पॉसिबल है, बिल्कुल हैंडीकैप कोई मतलब अगर व्हील चेयर वगैरह बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है उसकी। तो वहाँ पर चीज़ें लाई गई, मॉडिफाई किया गया। लेकिन छोटी-सी चीज़ है, बहुत छोटी चीज़ है, बट ये चीज़ जो है ये वही चीज़ वही समझ सकता है जिसके पे ऊपर वो बीती हो। तभी हम लोग जो ब्यूरोक्रेसी है, पॉलिसी है, इलेक्टिव इलेक्शन वगैरह है, तो जब ऐसे लोग आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई पब्लिक पर्सन विद डिसेबिलिटी है और वो आईएएस बन गया, सो ही विल बी अंडरस्टैंडिंग, ही विल बी इन द पोजीशन टू अंडरस्टैंड, उनके पास वो समझ होगी जो नॉर्मल इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। ये बहुत छोटी चीज है बट दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर देम कि वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। सो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। इसके अलावा ensuring that 25% of the government owned public transport carriers in the country are converted into fully accessible कैरियर्स, ठीक है? तो 25 कवर यहाँ पे अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात है, यहाँ ट्रेन की बात थी, यहाँ ट्रांसपोर्ट की है। तो ओवरऑल यहाँ पे पहले ऊंची ये बिल्डिंग था, अब खाली रोड ट्रांसपोर्ट और वो है, पहला ट्रेन का, दूसरा इसका। तीसरा क्या है कि गवर्नमेंट ऑडिट वगैरह और जो वेबसाइट्स वगैरह हैं वो भी इस तरीके से मतलब एक्सेसिबल हो। तीन एक्सेसिबिलिटी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं, नंबर्स याद नहीं रखने हैं बट ओवरऑल याद रखना है कि पहले हमने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स का पढ़ा एनसीटी में, फिर हमने पढ़ा कि मेजर जो टॉप 10 सिटीज हैं, फिर हमने पढ़ा कि रेलवेज में, फिर हमने पढ़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, फिर हमने देखा सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स वगैरह हैं, जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें, ठीक है? सिंपल है, तीन कंपोनेंट मेजर हैं, उनके सब टॉपिक दो दो करके कर दोगे तो हो जाएगा। नाउ यहाँ पर आपको ये समझना है दैट अल्टीमेटली क्या इसका है। अल्टीमेटली हम इसको तीन वर्टिकल में डिवाइड कर सकते हैं। पहला ये है कि एनवायरमेंट एक्सेसिबल, देखो ऐसे समझने की कोशिश करो, प्राइम मिनिस्टर एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, तो एक्सेसिबिलिटी करनी है, किसकी करनी है? तो तीन चीजों की कर सकते हैं, ठीक है? एक तो एक्सेसिबल एनवायरमेंट, एक एक्सेसिबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एक एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इकोसिस्टम, ठीक है? जो हमने गवर्नमेंट मिनिस्ट्री का देखा था, ट्रांसपोर्ट के अंदर हमने देखा था कि रेलवे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात है, और इकोसिस्टम के अंदर हमने देखा था कि गवर्नमेंट बिल्डिंग की बात थी। तो इस तरीके से आप डायग्राम भी बना सकते हो, कभी आंसर क्वेश्चन आ जाइए, ठीक है? तो ऐसे आप मेंस वगैरह के लिए भी अपनी आप को तैयार रख सकते हो। समझ गए? तो ये आपको याद रखना है। देन यहाँ पर और भी थोड़ी सी यहाँ पर चीजें याद रखनी है, जैसे सीएसआर फंड फॉर बिल्डिंग एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो सीएसआर फंड को यहाँ यूटिलाइज किया जा सकता है। इसके अलावा इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबिलिटी इंडेक्स यहाँ पर आएगा टू एसेस द एफर्ट ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज, कि वेरियस इंडस्ट्रीज इसमें कैसे एफर्ट ला रही हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्सेसिबिलिटी। तो उसके लिए इंक्लूसिवनेस और एक्सेसिबिलिटी इंडेक्स, ताकि उनकी मतलब एक मोटिवेशन मिले, है ना? जैसे हम पढ़ते हैं हेल्थ इंडेक्स और बाकी सारे इंडेक्स जो चल रहे हैं। इसके अलावा इसमें एक और रिलेटेड जो चीज है वो है सुगम्य पुस्तकालय। व्हाट डू यू मीन बाय सुगम्य पुस्तकालय? सुगम्य पुस्तकालय जो है, सुगम पुस्तकालय जो है, इट इज एन ऑनलाइन लाइब्रेरी फॉर पर्सन विद प्रिंट डिसेबिलिटी, ठीक है? तो सुगम पुस्तकालय लाइब्रेरी, पुस्तकालय की अगर आपको इंग्लिश नहीं पता तो पता कर लो, लाइब्रेरी होता है, ठीक है? सो लाइब्रेरी की बात है, सुगम में मतलब वही चीज हो गई एक्सेसिबिलिटी और वगैरह से रिलेटेड। तो यहाँ पर जो प्रिंट डिसेबिलिटी लोगों को होती है, ठीक है, कोई अगर पढ़ने में दिक्कत है एंड ऑल, तो उनके लिए पर्सन विद प्रिंट डिसेबिलिटीज के लिए एक्सेसिबल, ताकि वो पढ़ पाए, ठीक है? इसके अलावा दिव्यांग सारथी मोबाइल ऐप फॉर इजी इंफॉर्मेशन एंड डिसेमिनेशन टू दिव्यांगजन्स, ठीक है? तो दिव्यांग सारथी मोबाइल ऐप इज आल्सो देयर। सो दीज आर द थिंग्स जो आपको याद रखनी है। ओके, नाउ वी हैव द अनदर स्कीम जिसका नाम है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। अब ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखना कि ये स्कीम किसके अंडर आ रही है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। क्या बोल रहा हूँ? बहुत ध्यान से कान खोल के आंखें खोल के धुन सुनो, ठीक है? कुछ लोग ये वीडियो देखते टाइम आराम आराम से देखते हो वीडियो, ठीक है? कहीं कुछ काम करते टाइम, खाना खाते टाइम कोई वीडियो देख रहा होगा, कोई ऐसे ही लेटा लेटा वीडियो देख रहा होगा, तो ऐसे कुछ नहीं करना है, ठीक है? ध्यान से आंखें खोल के रखना कि प्रधानमंत्री
आदर्श ग्राम योजना मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आ रही है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम एक हमारी और है जिसका नाम है सांसद आदर्श ग्राम योजना। जो सांसद आदर्श ग्राम योजना है सांझी, वो आपकी आती है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट। दोनों आदर्श ग्राम की बात कर रही है, वो सांसद आदर्श ग्राम है, ये प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम है, लेकिन दोनों का ऑब्जेक्टिव, दोनों का मिनिस्ट्री, ये सारी चीजें अलग अलग हैं। इन चीजों को ध्यान रखना क्योंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इनमें कंफ्यूज हो जाओगे अदरवाइज, ठीक है। टू इनकरी, यहाँ पे क्या है, टू एंश्योर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ ऑल विलेजेस हैविंग टोटल पॉपुलेशन, जो भी विलेजेस हैं 500 से ज्यादा पॉपुलेशन है या 50% से ज्यादा पर्सन एससी कास्ट शेड्यूल कास्ट के हैं, तो इनके यहाँ पे मॉडल विलेज बनाने की बात हो रही है बाई 2024-25, ठीक है। तो इन सभी विलेजेस का डेवलपमेंट जहाँ पे पॉपुलेशन 500 से ज्यादा है और 50% से ज्यादा एक पर्टिकुलर शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आदर्श ग्राम बनाए जाएंगे, मॉडल विलेज बनाया जाएगा, ठीक है। तो जैसे मॉडल विलेज हमने देखा है सांझी में, वैसे यहाँ पर है एक। इसके अलावा इसमें जो पैसे वगैरह हैं, जो हर मॉडल विलेज पे पैसे वगैरह खर्च किए जा रहे हैं वो 21 लाख हैं। तो 21 लाख हैं, उसमें से 20 जो है वो गैप फिलिंग और एक जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की बात हो रही है, ठीक है। तो 21 लाख में से 20 लाख जो है वो गैप फिलिंग, मतलब जो वो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वगैरह जो भी है, ठीक है, तो उन पर रहेगा, और बाकी 1 लाख जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पर जाएगा। और इसके अलावा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट होगा एससी मेजोरिटी विलेजेस का, ठीक है। तो क्योंकि एससी, देखो ऐसा है, एससीज होते हैं, एसटीज होते हैं। एससीज के लिए जो भी चीजें होंगी वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में आएंगी, ठीक है। लेकिन एसटीज के लिए अगर कोई स्कीम है तो वो सोशल जस्टिस में नहीं आएगी, उसके लिए बाद में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स बन गई है, इस वजह से वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स में चली आएंगी जितनी स्कीम्स है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना, कॉमन सेंस की बात है, लेकिन आप कंफ्यूज इससे अब नहीं होगे, ठीक है, कि हाँ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में जो एससी रिलेटेड स्कीम है वो इसमें आएंगे, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, ट्राइबल्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स बाद में बनाई गई थी, ठीक है। देन वी हैव राष्ट्रीय वायुश्री योजना। तो अभी तक क्योंकि सोशल जस्टिस पढ़ रहे हो ना, तो सोसाइटी में वल्नरेबल सेक्शन कौन कौन है, सोसाइटी में देखो वीमेन है वल्नरेबल, तो उनके लिए तो चलो वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है। पर्सन विद डिसेबिलिटी है वल्नरेबल, तो हमने सुगम्य भारत और वो सब पढ़ लिया, ठीक है। इसके अलावा जो सफाई कर्मचारी, मैनुअल स्कैवेंजर्स, तो उनके लिए हमने पढ़ लिया। पिछले में हमने देख लिया कि पिछली वाले में हमने देख लिया एससी के लिए, ठीक है, उसके उनके लिए यहाँ पे स्कीम्स देख ली। अब हम एक और स्कीम अब हम देखने जा रहे हैं जो ओल्ड एज सीनियर सिटीजन है, तो ठीक है, सीनियर सिटीजन के लिए क्या है, तो राष्ट्रीय वायुश्री योजना, ठीक है। तो राष्ट्रीय वायुश्री योजना टू हेल्प द सीनियर सिटीजन टू ओवरकम देयर जो एज रिलेटेड दिक्कत होती है और अपनी डिग्निफाइड लाइफ जी पाए, तो उन सब चीजों के लिए यहाँ पर वायुश्री, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है। पुरानी वाली भी हमने सेंट्रल सेक्टर ही देखी थी। प्रोवाइडिंग फिजिकल एड और असिस्टेड लिविंग डिवाइसेस फॉर सीनियर सिटीजन बिलोंगिंग टू बीपीएल कैटेगरी। तो जो बीपीएल कैटेगरी के सीनियर सिटीजन हैं वो अपनी डिग्निफाइड लाइफ जी पाए, उसके लिए यहाँ पर फिजिकल एड दी जाएगी और असिस्टेड लिविंग डिवाइसेस दी जाएंगी। असिस्टेड लिविंग डिवाइसेस मतलब जो उनके लिविंग के लिए जो नॉर्मल डिवाइसेस एज के साथ जो हमें चाहिए होती हैं, ठीक है, वो सब चीजें। इसके अलावा एज फार एज पॉसिबल 30% ऑफ द बेनिफिशियरीज इन ईच डिस्ट्रिक्ट शैल बी वीमेन। तो इस पर भी ध्यान रखा जा रहा है कि सीनियर सिटीजन में भी वीमेन पर फोकस रहे, 30% एटलीस्ट वहां पर होना चाहिए एज फार एज पॉसिबल। तो ये एज फार एज पॉसिबल थोड़ा सा एक अच्छा वर्ड नहीं माना जाता है। सेकेंड एआरसी ने बेसिकली, आप पढ़ोगे, हम तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आप इसको अगर देखोगे, सेकेंड एआरसी ने जो एथिक्स इन गवर्नेंस की रिपोर्ट है, वहां पर जो वर्क कल्चर है हमारे ब्यूरोक्रेसी वगैरह का, उसको इम्प्रूव करने के लिए ये सजेशन दिया है एक वर्क कल्चर के रेस्पेक्ट में, कि ये जो कीवर्ड्स होते हैं कि एज पर द डिस्क्रिशन, एज फार एज पॉसिबल, वॉट एवर, एंड मतलब इस तरीके के जो कीवर्ड हैं जो एक छूट दे देते हैं, एक डिस्क्रिशन दे देते हैं, इन सबको रिमूव किया जाए। तो ऐसा सेकेंड एआरसी ने भी बोला है, तो आप कह सकते हो, आप कभी इसको क्रिटिसाइज कभी करना है वायुश्री को, तो इसको ये पॉइंट पर आप पकड़ के क्रिटिसाइज कर सकते हो, या कोई भी मिनिस्ट्री कुछ भी आप कर सकते हो क्रिटिसाइज। इसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन बाई आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन, ये जो है ये इसकी इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है,
एक्सपेंडिचर जो है वो सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड से यहाँ पे होगा। ध्यान रखना ये सारे पॉइंट्स। तो दिस इज ऑल अबाउट राष्ट्रीय वायुश्री योजना। ओके, इसके अलावा डिसेबल्ड लोगों के लिए डीडीआरएस और है। ये डीडीआरएस क्या है? दीनदयाल डिसेबल्ड रिहेबिलिटेशन स्कीम। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि इनेबलिंग एनवायरनमेंट को क्रिएट करेगी, वॉलेंट्री एक्शन यहाँ पे इनकरेज होंगे फॉर इंश्योरिंग द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो 2016 में एक एक्ट पास हुआ था, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। बेसिकली एक्ट तो पहले से भी था, ठीक है, एक्ट पहले से बना हुआ था, बट 2016 के एक्ट ने बहुत सारी चीजें वहां पे अमेंड कर दी थी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले डिसेबिलिटी के नंबर अराउंड 7 था, उसको 21 ले जाया गया। इसके अलावा और भी राइट्स वगैरह यहाँ पे दिए गए, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को वहां पे बढ़ाया गया। सो बहुत सारी चीजें हैं, तो ये आप पढ़ सकते हो अलग से, ठीक है। पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट आपके लिए होमवर्क हो सकता है, ठीक है। तो उसी के इम्प्लीमेंटेशन को एनकरेज करने के लिए वॉलेंटरी एक्शन सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो दिया जाएगा, किसे दिया जाएगा? वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओस का। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के छात्र और छात्राएं हैं, ठीक है, वो अपने नोट्स में से यूज कर सकते हैं या कहीं पर लिख सकते हो कि एनजीओस और ये इनका क्या रोल है डेवलपमेंट में, ठीक है। या जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ो, GH2 में भी आप इन चीजों को यूज कर सकते हो, क्योंकि रोल ऑफ एनजीओ एंड रोल ऑफ एसएचजी, दैट इज दिस सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये सारी चीजें आपके सिलेबस में एक्सप्लिसिटली लिखी हुई हैं। तो यू कैन यूज दिस थिंग कभी एग्जाम्पल में, कभी कोई पॉइंट को सब्सटेंशिएट करते टाइम। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लिख रहे हो कि एनजीओज आर बेस्ट फॉर द पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन एंड दे कैन बी द बेटर वे टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी विद प्रॉपर इफेक्टिवनेस, कुछ ऐसा लिख रहे हो मान लो मेंस में, तो नीचे उसमें एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल दीनदयाल रिहेबिलिटेशन स्कीम is giving the financial assistance to NGOs। ओके, तो ये सब्सटेंशिएशन का काम जब करते हो ना तब यूज कर सकते हो, ठीक है। आपको 10 चीजें नहीं पढ़नी होती हैं, आपको यूज कैसे करना है वो आपको पता होना चाहिए फिल्टर करके, तो आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही हमने देखा था, कभी हमने देखा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने की बात हो रही है, तो मैंने वहां पर भी ऐसे ही बोला था कि हाँ इसे इसे यूज करो, है ना। तो ऐसे फॉर्डर पॉइंट यूज कर सकते हो। इसके अलावा प्रमोट वॉलेंट्री एक्शन, पेरेंट गार्जियन एंड वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन आर एनकरेज्ड टू प्रोवाइड रिहेबिलिटेशन सर्विसेज। तो इन लोगों को भी रिहेबिलिटेशन सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ये किया जाएगा। और एक्सपेंडिचर जो है सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड, ठीक है। नाउ वी हैव मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। द नेक्स्ट जो है वो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स है। तो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर स्कीम है, स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क। हमने बहुत सारे पार्क्स पढ़े, हमने मेडिकल डिवाइसेस पार्क पढ़ा अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, हमने इसके अलावा बल्क ड्रग पार्क भी पढ़ा था अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स जो था। इसके अलावा हमने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क ऑफ इंडिया पढ़ा, हमने प्लास्टिक पार्क भी पढ़ा था। हमने बहुत सारे पार्क पढ़े हैं, ठीक है, पिछले लेसन्स में भी देखे हैं। यहाँ पर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क बनाने की बात है, ठीक है। फूड पार्क भी देखा है, हाँ हाँ वो भी देखा है, याद कर लो। मेगा फूड पार्क भी देखा था मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के अंडर में, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे पार्क देखे हैं। ये कौन सा पार्क है? ये इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क है। ये बेसिकली लॉन्च की गई है ये स्कीम बाय मर्जिंग 2 स्कीम, ठीक है। तो ये प्रीलिम्स बेस्ड स्टेटमेंट बन सकता है। अपैरल पार्क जो था एक्सपोर्ट स्कीम और सेंटर इंस्ट्रूमेंटल डेवलपमेंट स्कीम, ये दोनों स्कीम को मर्ज करके स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क लाया गया है। पब्लिक डाइवर्स पीपीपी मोड जो है वो यहाँ फॉलो हो रहा है। और जो इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क हैं कैन ऑल्सो गेट बेनिफिट फ्रॉम अमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम और समर्थ एक्सेट्रा। तो यहाँ से इनको सपोर्ट भी मिलेगा। इसके कंपोनेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला है कि लैंड एलिमेंट, पहला मस्ट बी मोर देन 20 एकड़ अंडर स्पेशल पर्पस व्हीकल। तो ऐसी लैंड यहाँ पे है। कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड वर्क, ये सब है, बिल्डिंग है और फैक्ट्री बिल्डिंग्स हैं फॉर प्रोक्योरमेंट पर्पस। तो ये सारे इसके कंपोनेंट हैं फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क, ओके।
देन वी हैव सिल्क समग्र, ठीक है। तो सिल्क समग्र, तो सिल्क से हमें पता चल गया कि हाँ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है। इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ सिल्क इंडस्ट्री, ठीक है, तो सिल्क इंडस्ट्री के लिए ये भी एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इम्प्लीमेंटेशन सेंट्रल सिल्क बोर्ड करेगा, ठीक है। और इसके अलावा सेरिकल्चर इंफॉर्मेशन लिंकेज एंड नॉलेज सिस्टम, यहाँ पे पोर्टल, एक सिल्क पोर्टल यहाँ पे बनाया गया है। एंड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर द स्टेक होल्डर एंड फॉर द एंड फॉर सीड क्वालिटी मॉनिटरिंग। तो सिल्क पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन, सिल्क का फुल फॉर्म सेरिकल्चर से रिलेटेड है। इसके अलावा स्ट्रेटेजी इज कन्वर्जेंस बेस्ड, कन्वर्जेंस बेस्ड मतलब और जो स्कीम्स हैं उनके साथ लिंकेज करने की कोशिश की जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ सिल्क इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट, तो और भी जैसे मान लो कि वो सिल्क बना के आपको एक्सपोर्ट करना है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की कोई स्कीम आ जाएगी, फिर उन चीजों को कन्वर्स करके हम काम कर सकते हैं, समझ रहे हो, इस तरीके से। जैसे हमने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और बहुत हमने जैसे चैंपियंस, हमने एक देखी थी चैंपियन सर्विस सेक्टर स्कीम, है ना, ऐसे करके देखी है। या और भी जो चीजें हैं, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनसे आप कन्वर्स कर सकते हो। आप मेक इन इंडिया से कन्वर्स कर सकते हो कि चलो सिल्क इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं तो मेक इन इंडिया। तो ऐसे ये मैं सिर्फ एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल बता रहा हूँ, लेकिन कन्वर्जेंस का मतलब आपको ये ऐसे ही होता है कि और जो स्कीम्स हैं उनके साथ कन्वर्ज करना है, ठीक है। इसके अलावा आईआईटी, सीएसआईआर एंड आईआईएससी एंड इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन सेरिकल्चर इन जापान, चाइना, बल्गारिया एक्सेट्रा विल बी कोलैबोरेटेड, ठीक है। सो दिस इज द अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। इसके अलावा वी हैव द अनदर थिंग्स, जैसे यहाँ पे क्या होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्योंकि ये डेवलपमेंट की बात कर रही है, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ सिल्क इंडस्ट्री। तो डेवलपमेंट इज नॉट ओनली अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, it is all also about training, transfer of technology और IT initiative। इसके अलावा सीड ऑर्गेनाइजेशन एंड फार्मर एक्सटेंशन सेंटर्स जो है वो यहाँ पे डेवलप किए जाएंगे। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन एंड मार्केट डेवलपमेंट ऑफ सीड, यार्न, सिल्क प्रोडक्ट एक्सेट्रा, और क्वालिटी सर्टिफिकेशन भी होगा, ठीक है। तो ओवरऑल इंटीग्रेटेड स्कीम है, सिल्क इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए क्वालिटी को ध्यान रखा जाएगा, रिसर्च डेवलपमेंट पे ध्यान रखा जाएगा, सीड ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर एक्सटेंशन सेंटर्स, तो ये सारे इसके कंपोनेंट हैं। देन वी हैव नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, ये स्कीम जो है वो बजट में इसकी बात हुई थी। टेक्निकल टेक्सटाइल जो है वो होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल सीड बेल्ट है। सीड बेल्ट जो होती है, कुछ एक होता है नॉर्मल टेक्सटाइल, कन्वेंशनल टेक्सटाइल जो हमारे कपड़े होते हैं जो भी है, ठीक है। तो वो टेक्सटाइल नहीं है। टेक्निकल टेक्सटाइल का मतलब जिसका यूज जो है वो थोड़ा अलग है, नॉर्मल कपड़ों में नहीं है वो, लेकिन किसी और अलग चीज में। जैसे फॉर एग्जांपल बुलेट प्रूफ जैकेट है, बुलेट प्रूफ जैकेट, तो जैकेट में कुछ होगा ना कपड़े का चीज, तो वो जो है वो टेक्निकल टेक्सटाइल है, ठीक है। या सीट बेल्ट है, मेजर तो काम गाड़ी है जो, तो कार है, लेकिन जो सीट बेल्ट है वो कपड़े की बनी हुई है, वो टेक्सटाइल है एक तरीके का, ठीक है। तो उसे हम टेक्निकल टेक्सटाइल बोलेंगे, जो नॉर्मल कन्वेंशनल टेक्सटाइल नहीं है, जो अलग तरीके का टेक्सटाइल है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हो जो टेक्निकल टेक्सटाइल की कैटेगरीज में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली इसके 4 कंपोनेंट हैं इस मिशन के। पहला कंपोनेंट यही है, एक तो इसमें यही है कि हमारा इंडिया में कन्वेंशनल टेक्सटाइल में तो हम बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन टेक्निकल टेक्सटाइल में हम नहीं करते। और टेक्निकल टेक्सटाइल में ऐसा है कि इसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। नॉर्मल टेक्सटाइल की उतनी वैल्यू नहीं जितनी टेक्निकल टेक्सटाइल की हो जाती है। तो इस वजह से आप समझ सकते हो कि इसमें बेनिफिट प्रॉफिट बहुत ज्यादा होगा, इस वजह से इसकी बात हो रही है। तो इसमें कैसे इसको करना है, रिसर्च इनोवेशन डेवलपमेंट की बात हो रही है। दूसरा कंपोनेंट है मार्केट इसका डेवलप करने की बात हो रही है। तीसरा है एक्सपोर्ट भी डेवलप करने की बात हो रही है। पहले रिसर्च डेवलपमेंट में प्रोडक्शन बढ़ाओ, फिर मार्केट भी बढ़ाओ ताकि लोग खरीदें, फिर बचा हुआ एक्सपोर्ट भी कर दो, और लास्ट में लोगों को ये सब कब होगा, जब एजुकेशन ट्रेनिंग स्किल दोगे, ठीक है। तो ऐसे आप 3-4 कंपोनेंट इसके हैं, 4 कंपोनेंट याद रख सकते हैं। देन वी हैव स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टेक्सटाइल सेक्टर, ठीक है। तो टेक्सटाइल सेक्टर के लिए समर्थ स्कीम है, ठीक है। तो बस इसको याद रखना कि यहाँ पे समर्थ स्कीम जो है वो कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर टेक्सटाइल सेक्टर की बात करती है, ठीक है। सो आप बस इसको नाम से क्लियर है कि यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी। ट्रेनिंग तो भाई यहाँ पे भी थी टेक्निकल टेक्सटाइल, लेकिन ये टेक्निकल टेक्सटाइल की थी, है ना। तो ये ओवरऑल कैपेसिटी बिल्डिंग की बात है। और साथ ही एक स्कीम है जिसका फुल फॉर्म आपकी स्क्रीन पर है,
सस्टेनेबल एक्सेलरेटेड एडॉप्शन एफिशिएंट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी टू हेल्प स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक हमने साथी SATHI भी पढ़ा था, साथी। ठीक है, वो जो साथी था वो मिनिस्ट्री ऑफ MSMEs में आया था। ठीक है, कि MSMEs वगैरह में कैसे चीजें मतलब जो ट्रेडिशनल चीजें हैं उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। सो ऐसे ही आपको ये वाला याद रखना है। देन वी हैव पावर टैक्स इंडिया स्कीम। ये क्या है, इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा टू इकोनॉमिकली वीकर लो एंडेड पावर लूम यूनिट। ठीक है, तो पावर लूम के लिए ये है स्कीम। ठीक है, पावर टैक्स, पावर लूम, पावर से पावर, पावर, ठीक है, पावर लूम, पावर टैक्स। तो एक तो इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको पता होना चाहिए पावर टैक्स इंडिया स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। अरे भूल गए, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में थी। ठीक है, और पावर लूम की बात हो रही है तो कोई क्वेश्चन कभी पावर लूम पर आ जाए, ठीक है, तो वहां पर आप इसको यूज कर सकते हो कि पावर लूम सेक्टर में गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रही है, तो वहां पावर टैक्स इंडिया स्कीम का अलग एक मेंस के आंसर में एडवांटेज होगा। ठीक है, तो यूनिट फॉर द मॉडर्नाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस मेजर है, इसके 9 मेजर कंपोनेंट हैं। इन सीटू अपग्रेडेशन ऑफ पावर लूम्स, ठीक है, ग्रुप बर्ग स्कीम और यार्न बैंक स्कीम। तो ऐसे बहुत सारे पावर लूम को प्रमोशन की बात है। ठीक है, तो पावर लूम प्रमोशन के लिए है, ये याद रखना, फाइनेंशियल असिस्टेंस ये याद रखना, और मेजर कंपोनेंट आप देख ही पा रहे होंगे। ये तो याद आप वैसे भी नहीं रख पाओगे, बट स्टिल थोड़ा बहुत एक बार नजर मारने की जरूरत है। और मेन इसका एडवांटेज ये है कि मेंस में कोई पावर लूम पर क्वेश्चन आए तो यू हैव टू यूज दिस पावर टैक्स इंडिया स्कीम। ओके, नाउ वी हैव मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। तो टूरिज्म मिनिस्ट्री की हम बात करते हैं। सबसे पहले स्वदेश दर्शन स्कीम। ठीक है, स्वदेश दर्शन स्कीम एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी 100% फंडिंग जो है वो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी, आपको पता होगा ये तो। इसके अलावा 15 यहाँ पे थीमेटिक सर्किट बनाए जाएंगे जो आइडेंटिफाई किए जाएंगे और डेवलपमेंट उनका किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, नॉर्थ ईस्ट इंडिया सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, बुद्धिस्ट से ही रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा। बुद्धिस्ट सर्किट है तो सूफी सर्किट भी होना चाहिए, चलो सूफी सर्किट आ गया। सूफी है तो तीर्थंकर को क्यों छोड़ दो, तीर्थंकर सर्किट। अब आपने मुस्लिम्स की बात कर ली, आपने जैन की बात कर ली, बुद्धिज्म की बात कर ली, मेन तो रह गया मेजोरिटी, रामायण सर्किट इज आल्सो देयर। ठीक है, ये बस मैं याद कराने के लिए कर रहा हूँ, मैं चाहता तो लाइन से भी पढ़ देता। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट और बुद्धिस्ट और ऐसे करके आप ऐसे याद करो कि कुछ ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं, जैसे हिमालयन सर्किट और कोस्टल सर्किट, डेजर्ट सर्किट। ठीक है, कुछ सोसाइटी से रिलेटेड हैं, जैसे ट्राइबल सर्किट, इको सर्किट ज्योग्राफी में ही जोड़ दो। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सर्किट जोड़ दो, सोशल में आपको ट्राइबल मिल गया, रूरल मिल जाएगा। ठीक है, स्पिरिचुअल आप जोड़ना चाहो जोड़ दो। ठीक है, हेरिटेज सर्किट, और रिलीजन में तो सारे आ गए, रामायण सर्किट है, बुद्धिस्ट सर्किट है, तीर्थंकर सर्किट है, और इसके अलावा हमारे पास स्पिरिचुअल भी आप लिख सकते हो इसके अंडर। इसके अलावा आपको देखने को मिल रहा है और कौन सा रह गया, रामायण सर्किट हो गया, बुद्धिस्ट सर्किट, तीर्थंकर सर्किट, सूफी सर्किट और कृष्णा सर्किट। ठीक, तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि हाँ कुछ ज्योग्राफी से रिलेटेड है, कुछ एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, कुछ रिलीजन से रिलेटेड है। तो 15 थीमेटिक सर्किट का डेवलपमेंट हो रहा है। बाकी आपकी कॉमन सेंस है। ठीक है, और इसमें बहुत कुछ लिखा है, ऑब्जेक्टिव अगर पढ़ोगे इस स्कीम के कि मतलब आप सिंपल सा लॉजिक लगाओ कि अगर टूरिज्म होता है तो क्या क्या फायदे होते हैं। जो वहाँ पे लोग होते हैं, जो नॉर्मल वहाँ का जो मतलब क्या बोलते हो, नॉर्मल जो कल्चरल जो चीजें हैं, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री टाइप की चीजें हैं, उनका डेवलपमेंट होता है। लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है जो वहाँ पे होते हैं। ठीक है, कोई भी कुछ भी शुरू कर सकता है बिजनेस अपना नॉर्मल। ठीक है, कुछ नहीं आता प्रसाद ही बेचने लगो, है ना तो कुछ भी कर सकते हो, फिर आपके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है, समझ रहे हो। और इसके अलावा डिमांड क्योंकि बढ़ी हुई है, इस वजह से ऐसा होता है। और बाकी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट है उस पर भी डेवलप, उसका भी एक तरीके का होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। गाइड वगैरह होते हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। ठीक है, जो मतलब जो इनकम जो है इंडिया की ओवरऑल वो भी बढ़ती है। तो बहुत सारे फायदे होते हैं जब आप कभी टूरिज्म की बात करते हो। ठीक है, सो बहुत सारी चीजें हैं, रिवेन्यू आता है, बहुत कुछ है। ठीक है, आप बहुत सारे, और यही सब उसमें स्कीम के ऑब्जेक्टिव में लिखा होगा, ये करना है वो करना है, ये तो वो आप नॉर्मल कॉमन सेंस से समझ सकते हो। देन वी हैव पिलग्रिमेज, रेजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव, शॉर्ट में बोला तो प्रसाद स्कीम।
प्रसाद स्कीम, दिस इज आल्सो अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। अब देखो ये क्या थी, नॉर्मल स्वदेश थी, तो स्वदेश में तो भैया ज्योग्राफी भी आ गई, सब आ गया, ठीक है। प्रसाद स्कीम नाम में ही क्लियर हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे पिलग्रिमेज, फुल फॉर्म में भी पिलग्रिमेज की बात है तो समझ लो रिलीजन की बात होगी। तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन की बात है कि जो पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन है, ठीक है, जैसे कुछ भी हो गया, अयोध्या हो गया, वाराणसी हो गया, कुंभ घाट, ठीक है, कुछ भी हो गया, ठीक है, जो भी महाकाल के जो भी ज्योतिर्लिंग हैं, या एक रिलीजन नहीं, हर रिलीजन में, जैसे जैनिज्म में कुछ भी है, ठीक है, बुद्धिज्म के जो जो बड़े-बड़े जो आपको देखने को मिलते हैं, जो भी मतलब चीज़ें हैं, ठीक है? तो आप ऐसे समझ सकते हो कि हर रिलीजन में जो भी हैं, ठीक है? तो ऐसे आप यहाँ पे सबकी बात हो रही है, अजमेर वगैरह में जो दरगाह वगैरह है, तो हर जगह डेवलपमेंट की स्पिरिचुअल प्रसार। सो रिसेंट एडिशन इसमें गंगोत्री, यमुनोत्री, उत्तराखंड, अमरकंटक और ये सब चीज़ें इसमें रिसेंट हुई हैं। बाकी आप समझ सकते हो दैट दिस इज़ ऑल अबाउट द स्पिरिचुअल रेजुवेनेशन, स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन और पिलग्रिमेज रेजुवेनेशन। इसके अलावा एक है एडॉप्ट अ हेरिटेज, अपनी धरोहर अपनी पहचान, ठीक है। मैंने एक ये स्कीम का नाम, इसका जिक्र जो है मैंने पहले भी किया था जब हम बात कर रहे थे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी की, वहां पर एक स्कीम आई थी हमारी धरोहर, ठीक है। हमारी धरोहर स्कीम जो थी, तब मैंने बताया था कि अपनी धरोहर और हमारी धरोहर में अंतर है, ठीक है। तो लिटरल सेंस में नहीं है कि हाँ अपनी और हमारी एक ही बात होती है, लेकिन स्टिल एक स्कीम के तौर पर आपको अंतर पता होना चाहिए। तो एडॉप्ट हेरिटेज क्या है, इसमें एक यूनिक इंडेवर है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का विद मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसमें क्या होगा कि मेंटेनेंस होगा वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और एमिनिटीज का, ठीक है। कैसे होगा, इसमें सिंपल ऐसा होगा, देखो जो मतलब प्राइवेट फंड वगैरह नहीं दिया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा, ना कोई लीगल स्टेटस बदला जाएगा, लेकिन इसमें एडॉप्ट कर लिया जाएगा। मतलब जैसे कोई प्राइवेट सेक्टर है, किसी ने ये एडॉप्ट कर लिया, मान लो कोई कोई मॉन्यूमेंट है, तो किसी प्राइवेट सेक्टर, हम बिजनेसमैन है, हम गए, हमने इसको क्या कर लिया, इसको एक तरीके का एडॉप्ट कर लिया। अब एडॉप्ट कर लिया तो आप कहोगे कि तो प्राइवेटाइजेशन कर दिया, नहीं, लीगल स्टेटस यहाँ चेंज नहीं हो रहा, और ना मैंने अगर अडॉप्ट किया तो ना मुझे कोई पैसा दिया जाएगा कि चलो आपने अडॉप्ट कर लिया, नहीं, कुछ नहीं, ना कोई मुझे लीगल स्टेटस दिया जाएगा, ना उसका कोई चेंज होगा स्टेटस, वो जैसा था वैसा ही रहेगा, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, अडॉप्ट करके वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, और मुझे यहाँ मॉन्यूमेंट मित्रा बोला जाएगा, जैसे आरोग्य मित्रा और बैंक मित्रा, ये सब होते हैं, ठीक है। तो मॉन्यूमेंट मित्र, जैसे हमने शिक्षा मित्र हम देखते हैं, तो ऐसे बहुत सारे मित्र जो मतलब फ्रेंड ऑफ टीचर जो होते थे, जैसे ही मॉन्यूमेंट मित्र जो हैं वो होंगे। मॉन्यूमेंट मित्र हैं मतलब मुझे वो स्टेटस मिल गया, मुझे कोई फंड भी नहीं मिल रहा, मुझे कोई लीगल फायदा भी नहीं मिल रहा, स्टेटस भी नहीं मिल रहा, और मुझे ये काम और दे दिया, तो ऐसा तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ होगा क्या, ये अपना सीएसआर वगैरह यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये कि ये जो प्रोजेक्ट है, जो नॉन कोर एरिया है, वो यहाँ पे लिमिटेड एक्सेस दी जाएगी, नॉन कोर एरियाज में, कोर एरियाज में नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो एडॉप्शन के जो एडॉप्ट होगा, तो एडॉप्ट करने के बाद भी एक मतलब यहाँ पे दूरियां जो है वो बनाई रखी गई हैं। ओके, समझ गए। सो देन वी हैव पर्यटन पर्व, यहाँ पे इसके 3 कंपोनेंट हैं। पहला तो देखो अपना देश, तो देखो अपना देश एक तरीके का एक मोटो और एक तरीके का एक ड्राइव है कि चलो देखो अपना देश। और मोदी जी ने इसके बारे में बोला भी था कि 2022 तक 15 जगह 10 जगह ऐसे कुछ बोला था कि इतनी जगहों पर आप घूमिए, ठीक है। लेकिन बाद में कोविड-19 आ गया, कहीं नहीं कोई घूम पाया। टूरिज्म फॉर ऑल, टूरिज्म फॉर ऑल भी है यहाँ पे, जैसे हमने देखा है हाउसिंग फॉर ऑल, ऐसे बहुत सारे ऑल आए हैं। तो टूरिज्म फॉर ऑल की भी बात है और टूरिज्म गवर्नेंस की भी बात है, ठीक है। नीचे वाला कॉपी पेस्ट, मतलब ऐसा होता है ना कि ये एक ही रहता है मेरा स्ट्रक्चर, और जो उसके अंदर लिखा है वो मैं थोड़ा बाद में टाइप करता हूँ। तो ये कभी-कभी मूड जो होता है वो उसमें ध्यान नहीं रहता कि पिछली वाला रिपीट हो जाता है, ठीक है। जैसे ये वाली चीज़ रिपीट हो गई, तो इसको मैं जब पीडीएफ दूँगा आपको चैनल पे स्टडी आईएएस पे, तो आई विल डिलीट दिस, ओके। सो आई होप यू आर गेटिंग। तो आपको बस याद रखना है कि पर्यटन पर में 3 कंपोनेंट हैं, एडॉप्ट हेरिटेज में मॉन्यूमेंट मित्र बनेंगे, लेकिन उसमें फंड नहीं दिया जाएगा, ये सब नहीं होगा, ठीक है। और आपको याद रखना है कि प्रसाद है, और उसके पहले स्वदेश दर्शन है। स्वदेश दर्शन करो, फिर वहाँ प्रसाद भी लेके आओगे, फिर प्रसाद लेके आ गए तो थोड़ा सा एडॉप्ट वगैरह दान दक्षिणा कर लो, ठीक है। देन पर्यटन पर इज आल्सो देयर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। इसके अलावा वी हैव मिनिस्ट्री ऑफ स्टील।
मिनिस्ट्री ऑफ स्टील की बात करते हैं, स्टील मिनिस्ट्री की अब बात करते हैं। ये क्या है, इसमें सबसे पहली है मिशन पूर्वोदय, पूर्वोदय। ओके, सो वी हैव मिशन, मिशन पूर्वोदय, पूर्वोदय, ठीक है, पूरब से उदय मतलब राइज फ्रॉम द ईस्ट, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। ओके, सो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। तो मिशन पूर्वोदय क्या है, एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट ऑफ ईस्टर्न इंडिया, ठीक है। तो पूर्व उदय, पूरब का उदय, मतलब उदय मीन्स डेवलपमेंट एक तरीके का, ठीक है। सो rise, you can say rise, you can say development। so पूर्व का, पूर्व मीन ईस्ट, सो ईस्ट का डेवलपमेंट ईस्टर्न इंडिया थ्रू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड स्टील हब। क्योंकि ईस्टर्न इंडिया में जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है या उड़ीसा वगैरह है, छत्तीसगढ़ है, इनमें कोई एग्रीकल्चर रिच एरिया नहीं है, ये मिनरल रिच एरिया है, स्टील और ये सब चीजें हैं। तो उन सब चीजों को एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टील हब करके मिशन पूर्वोदय बात करता है दैट इनको जो है डेवलप करना है ईस्टर्न इंडिया को। इंटीग्रेटेड स्टील हब की बात हो रही है उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई इधर की बात नहीं हो रही वेस्ट इंडिया की या और कहीं की, ईस्ट में जो एरिया है उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, ठीक है, जो मिनरल रिच एरियाज हैं। ईस्टर्न बेल्ट हैज द पोटेंशियल टू ऐड मोर देन 75% द कंट्री में जो जो आपकी जो भी स्टील कैपेसिटी है उसमें 75% कंट्रीब्यूशन की टेंडेंसी और कैपेसिटी है ईस्टर्न इंडिया में या ईस्टर्न बेल्ट में। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए ड्राइविंग एक्सेलरेशन और इन चीजों की बात हो रही है। इसके कंपोनेंट क्या है, कैपेसिटी एडिशन, डेवलपमेंट ऑफ स्टील क्लस्टर और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लॉजिस्टिक एंड यूटिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, so I hope you are getting simple है। मिशन पूर्वोदय is all about the development of ईस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न बेल्ट, किस रेफरेंस में, किस रेस्पेक्ट में, स्टील हब बना के। क्यों, क्योंकि 75% जो है कंट्री की स्टील कैपेसिटी में कंट्रीब्यूट कर सकता है ईस्टर्न हब, ईस्टर्न बेल्ट, और इसलिए इसकी बात हो रही है इंटीग्रेटेड स्टील हब बनाने की, ठीक है। तो दिस इज देयर। इसके अलावा वी हैव स्टील रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी मिशन ऑफ इंडिया। इसमें क्योंकि देखो रिसर्च की बात हो रही है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा आयरन और स्टील में, क्रिएट करना है स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी, कोलैबोरेशन के साथ हो रहा है बाकी इंडस्ट्रीज और नेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के साथ, ठीक है। तो सभी के साथ कोलैबोरेशन, सबका साथ सबका विकास इज बीइंग सीन ओवर हियर। इसके अलावा टू क्रिएट अ ग्लोबली कॉम्पिटिटिव एंड सस्टेनेबल स्टील इंडस्ट्री, ठीक है। तो अगर रिसर्च डेवलपमेंट करके अच्छी सी क्रिएट कोलैबोरेट करके एक अच्छी सी स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी के थ्रू जब बना दोगे, ठीक है, कैपेसिटी बढ़ा दोगे अच्छे से, स्टील में नेशनल इंपॉर्टेंस है तो उसको स्पीयर हेड कर लोगे, तो देन यू हैव टू क्रिएट द ग्लोबल कॉम्पिटिटिव सस्टेनेबल स्टील इंडस्ट्री, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स। इसमें है क्या, बेसिकली इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है, एक सोसाइटी बनाई जा रही है ड्रिवन बाय मेजर स्टील प्रोड्यूसर। तो ये एक साथ आएंगे, हमने देखा ना कोलैबोरेशन होगा। तो ये इसके क्या थे, ऑब्जेक्टिव्स थे, लेकिन जो सैलिएंट फीचर है वो ये है कि ऐसे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म तैयार हो रहा है। Then we have industrial driven initiative which has been set up as the registered society where Ministry of Steel is facilitator। This is important to remember कि यहाँ पर एक इनिशिएटिव है जो इंडस्ट्रियल ड्रिवन है और इंडस्ट्री को यहाँ पे काम दिया जा रहा है, मेजर स्टील प्रोड्यूसर इंडस्ट्रीज वगैरह को काम दिया जा रहा है, मिनिस्ट्री यहाँ पे सिर्फ फैसिलिटेटर का रोल प्ले करेगी। दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज जैसे फॉर एग्जांपल फैसिलिटेटर का यूज करे काम करेगी, इसका मतलब है इंटरफेयर नहीं करेगी ज्यादा, ठीक है। काम प्राइवेट को मतलब जो इंडस्ट्री है उसको दे दिया जाएगा ताकि एफिशिएंसी वगैरह आए, तो स्पेशलाइजेशन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। इसके अलावा कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी जो है यहाँ डेवलप की जाएगी, जो सस्ता तो है ही, सस्ता बने और अच्छा बने, ठीक है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टील टेक्नोलॉजी विल बी सेटअप। सो दीज आर द थिंग्स जो आपको याद रखनी है। देन वी हैव मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स मैंने अभी बताया था, सोशल जस्टिस जो है उसमें एससीज आ जाते हैं, उसमें सीनियर सिटीजन आ जाते हैं, उसमें डिसेबल्ड आ जाते हैं, उसमें बहुत कुछ सब कुछ आ गया, लेकिन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब भी आ जाना चाहिए था इसी के अंदर, लेकिन उसके लिए अलग से बनाई गई है। सो दिस शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्राइबल्स, ठीक है। सो ऐसे आप लिंक कर सकते हो।
इसमें क्या-क्या है? सबसे पहले है एकलव्य मॉडल रेजिडेंस स्कूल। ये बेसिकली पिछले बजट में ये चीज़ें बताई गई थी, पिछले के पिछले बजट में आई थिंक, ठीक है? तो जो बजट था लास्ट टू लास्ट और कुछ एक बजट में ये अनाउंस हुई थी, ऑब्वियसली स्कीम बजट में ही होती है ज़्यादातर। ये है क्या? ये बेसिकली ये है टू प्रोवाइड द क्वालिटी मिडल एंड हाई लेवल एजुकेशन टू शेड्यूल्ड ट्राइब इंस्टीट्यूशन। ये शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स, ठीक है? तो हाँ, इस एजुकेशन की ये बात हो रही है, ठीक है, समझ गए, ओके। इनेबल देम टू अवेल द रिजर्वेशन। देखो रिजर्वेशन कब दिया गया है? रिजर्वेशन दिया गया है जॉब में और रिजर्वेशन दिया गया है हायर एजुकेशन में, इजंट इट? ये बात मानते हो ना कि जॉब में दिया जाता है, हायर एजुकेशन में। लेकिन हायर एजुकेशन छोड़ो यार, यहाँ बच्चों को जब एजुकेशन नहीं मिलेगी तो रिजर्वेशन क्या फायदा होगा, है ना? समझ रहे हो? तो जज्बातों को समझने की कोशिश करो यहाँ पे। दैट इनेबल देम टू अवेल द रिजर्वेशन। अगर रिजर्वेशन तो जब मिलेगा जब जॉब और हायर एजुकेशन की बात होगी, है ना? जब हायर एजुकेशन, जब 12th के बाद ग्रेजुएशन करोगे, फर्स्ट क्लास में किसे रिजर्वेशन मिलता है, समझ रहे हो? फर्स्ट क्लास में कोई रिजर्वेशन नहीं होता, ठीक है? सेकंड क्लास में कोई रिजर्वेशन नहीं होता, थर्ड क्लास में कोई रिजर्वेशन नहीं होता, चाहे वो पब्लिक स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो। लेकिन रिजर्वेशन कब होता है? हायर एजुकेशन में और जॉब में, है ना? यही तो है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यहाँ पे क्या है कि ट्राइबल को आपने रिजर्वेशन तो दे रखा है, एसटीज को 7.5, लेकिन उनकी स्कूलिंग ही नहीं हो पा रही, तो रिजर्वेशन का क्या वो अचार डालेंगे, है ना? तो ऐसे आप समझने की कोशिश करो। दैट्स व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट एंड टू हैव द एक्सेस टू बेस्ट अपॉर्चुनिटीज, और जो भी नॉन एसटी पॉपुलेशन है उसकी तरह इन्हें भी अपॉर्चुनिटी मिले। और ऑल ब्लॉक्स, ऐसे सारे ब्लॉक जिनमें 50% एसटी पॉपुलेशन है और 20,000 ट्राइबल पर्सन है, वहां पे ईएमआरएस बनाए जाएंगे बाय 2022, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही आपको प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की उसके इनिशिएटिव में कि वहां क्या बात हुई थी, यहाँ क्या बात हुई है, ऐसे आप दोनों चीजों को लिंक कर सकते हो, ठीक है? समझ में आ गया? और ये बेसिकली है कुछ नहीं, जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय बनाए गए थे ना, बहुत सक्सेसफुल हुए हैं जवाहर नवोदय विद्यालय। इवन आई नो द पीपल जो यहाँ पढ़ के, यहाँ पढ़ने के बाद 12th तक यहाँ पढ़े, फिर उसके बाद यहाँ पर फिर इंजीनियरिंग वगैरह की, फिर जॉब लग गई और अब अच्छे से दे आर अर्निंग देयर लाइवलीहुड, ठीक है? अच्छी खासी ग्रुप ए सर्विस, गेट आईईएस निकाल के लोग जॉब कर रहे हैं, ठीक है? सो दिस इज द क्वालिटी ऑफ दिस जवाहर नवोदय विद्यालय। बहुत हाई, मतलब एक जो, मतलब ऐसा ही होना चाहिए जो भी प्राइमरी एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन की बात है। जवाहर नवोदय विद्यालय आर, यू कैन से, गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस थिंग। तो ऐसे यहाँ पर भी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल उसी लाइन पर उसी चीज को रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे। देन भी है प्रधानमंत्री वंदन योजना। प्रधानमंत्री वंदन योजना ये स्किल अपग्रेडेशन स्कीम है, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग एंड सेटिंग अप ऑफ प्राइमरी प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन फैसिलिटी, ठीक है? इसमें है क्या? मार्केट लिंक ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जहां पर ट्राइबल एसएचजी को ट्राइबल प्रोडक्शन कंपनी के तौर पर एक तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन उनका किया जाएगा और एक ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप बनाने की बात होगी। तो स्किल भी डेवलप होगी, कैपेसिटी बिल्डिंग भी होगी और प्राइमरी प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन फैसिलिटी। ट्राइफिड जो है वो यहाँ पे फैसिलिटेट करेगी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस लेड मल्टीपल पर्पस वंदन किसान केंद्र। तो यहाँ पे वंदन योजना में जैसे हम पढ़ते थे ना, कौशल विकास योजना में कौशल विकास केंद्र, प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि जनौषधि परियोजना में जनौषधि केंद्र बने थे, ठीक है? जल क्रांति अभियान में जल ग्राम बने थे, है ना? तो हर जगह जो स्कीम है उससे रिलेटेड कुछ बनाना पड़ता है। कौशल विकास योजना में कौशल विकास केंद्र बने थे, कल भी हमने एक स्कीम पढ़ी थी उसमें भी केंद्र आज बनाए गए थे। ऐसे ही वंदन योजना में वंदन केंद्र बनेंगे। ट्राइफेड जो है उसकी एस्टेब्लिशमेंट की बात करेगा, ठीक है? जहां पर क्या होगा, 10 एसएचजी के क्लस्टर को एक साथ लाके, जिसमें अराउंड 30 जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं एरियाज वो इसमें कवर होंगे इस केंद्र में। और 3000 सच बंधन केंद्र आर प्रपोज टू बी सेट अप इन 2 years, और इस तरीके से हॉलिस्टिक एक डेवलपमेंट की बात हो रही है। देन वी हैव वन बंधु कल्याण योजना। तो वन बंधु अगेन, वन यानी जंगल वगैरह फॉरेस्ट, और बंधु यानी फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है? जैसे फ्रेंड्स ऑफ पुलिस स्कीम वगैरह चलती हैं, ऐसे ही फ्रेंड्स ऑफ फॉरेस्ट वन बंधु। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन ट्राइबल एरियाज, चाहे वो उनकी एजुकेशन हो, उनकी एम्प्लॉयमेंट की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर जो इन एरियाज का है,
इवन इनका कल्चर, हर चीज की यहाँ बात हो रही है वन बंधु के कल्याण की। वन बंधु का मतलब यहाँ पे ट्राइबल्स से हो गया, तो ट्राइबल्स के कल्याण की स्कीम है। कल्याण इज नॉट ओनली रिलेटेड टू वन थिंग, ये हेल्थ का कल्याण, एजुकेशन का कल्याण, एम्प्लॉयमेंट का कल्याण और कल्चर का और बाकी सारी चीजें। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ऑल ट्राइबल पीपल एंड ऑल एरियाज विद ट्राइबल पॉपुलेशन यहाँ कवर हो रही है। दिस इज इम्पोर्टेंट। वन बंधु का मतलब ये नहीं कि सिर्फ जंगलों में जो वन बंधु लोग रह रहे हैं, ऑल द ट्राइबल पीपल अक्रॉस द कंट्री, ठीक है, ऑल ओवर द कंट्री वंदन कल्याण योजना जो है वो लागू होगी। इट इज नॉट ओनली अबाउट वन बंधु का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि लोग जंगल में जो ट्राइब्स रह रहे हैं, नहीं, ऑल इंडिया, ठीक है। दिस इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ट्राइबल सब प्लान एक्चुअली रीच देम बाय वे ऑफ एप्रोप्रिएट कन्वर्जेंस। तो कन्वर्जेंस जो है वो बहुत बड़ा एक कह सकते हो एक पॉपुलर फ्रेजियोलॉजी है जो आप यूज कर सकते हो। हर स्कीम में कहीं ना कहीं आपको कन्वर्जेंस देखने को मिल रहा है, तो आप इनको यूज कर सकते हो आपके आंसर्स वगैरह में। देन वी हैव स्कीम ऑफ आश्रम स्कूल इन ट्राइबल सब प्लान एरिया। तो जो ट्राइबल सब प्लान एरिया है उनमें आश्रम स्कूल की बात हो रही है टू एनकरेज एजुकेशन अमंग शेड्यूल्ड ट्राइब इंक्लूडिंग प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, ठीक है। तो एजुकेशन की बात हो रही है, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। इसके अलावा स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस दिया जाएगा ट्राइबल सब स्कीम को, ठीक है। तो SCA टू TSS ट्राइबल सब स्कीम्स को स्पेशल ये दिया जाएगा। और स्कूल्स आर डिमांड ड्रिवन एंड आर फ्रॉम प्राइमरी टू सीनियर सेकेंडरी लेवल। तो यहाँ पे प्राइमरी टू सीनियर सेकेंडरी लेवल। तो एजुकेशन में दो स्कीम है, एक EMRS है, एकलव्य वाली स्कीम है, और दूसरी है आश्रम स्कूल, ठीक है। सो एजुकेशन, ट्राइबल एजुकेशन में क्या इनिशिएटिव ले जा रहे हैं, तो एकलव्य मल्टी मॉडल रेजिडेंशियल, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स आर देयर, और ये वाले स्कूल्स आर देयर। वन बंधु कल्याण इज देयर, प्रधानमंत्री वन धन योजना इज देयर। तो वन बंधु, ये चार स्कीम आप याद रख सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप दिस लेक्चर इज हेल्पफुल फॉर यू। अगर ये लेक्चर हेल्पफुल है तो डोंट फॉरगेट टू हिट द like button below this video, and you can follow this channel, you can subscribe to this YouTube channel Study IAS. Okay, this is it for the day. Thank you so much and have a nice day. Bye bye.